हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का जो हिंदी है, हिंदी का जो आपका एक गद्य पद का जो है करबक करबक चैप्टर के हम प्रश्न और उत्तर करने जा रहे हैं। तो वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा और मेरे क्लास में कॉपी और कलम लेकर बैठा कीजिए ताकि हर एक पॉइंट को लिखा जा सके, नोट किया जा सके। तो चलिए बिना किसी विलंब की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल ध्यान से बोला कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की। तो थोड़ा सा पतला कर दिया। उत्तर में बोले कि कवि ने अपनी एकांक की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ एवं निर्मल होता है। इसमें मनुष्य की वैसी ही प्रतिछाया दिखाई देती है जैसे वो वास्तव में होता है। कवि कहता है कि उसने अपने एक आंख की तुलना इसलिए दर्पण से की क्योंकि दर्पण एक मतलब इतना साफ चीज होता है कि आप जैसे हैं बिल्कुल वो आपको वैसा ही दिखाएगा। अगर चेहरे पे दाग है तो दाग दिखाएगा, अगर साफ है तो साफ दिखाएगा। बोले कि कवि स्वयं को दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल भाव से ओतप्रोत मानता है। कवि ये मानता है कि एकदम दर्पण की तरह साफ है। उसके मन के अंदर या किसी भी स्थिति में उसके पास कोई ऐसा सोच नहीं है, कोई ऐसी विचारधारा नहीं है। बोले कि उसके हृदय में जरा सी भी कृत्रिमता नहीं है। उसके इस निर्मल भावों के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग उसके चरण पकड़कर लालसा के साथ उसको मुक्ति होने आते हैं। इस पूरे पाठ में आप पढ़ेगा तो पढ़ेगा कि जो कवि होते हैं उनको चेहरे से भी काफी ज्यादा कुरूप होते हैं और शरीर से भी विक्षिप्त होते हैं, लेकिन कहा जाता है उनकी जो भावना होती है या उनका जो लगन होता है वो देख के बड़े बड़े रूपवान जो लोग होते हैं या जो बहुत बहुत जो सुंदर लोग भी होते हैं वो घंटे इनके पास बैठा करते हैं, इनकी बातों को सीखकर इनके चेहरे को निहारते रहते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। वही कि पहले कवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। ठीक, देखिए अपनी कविताओं में कवि जायसी ने, ये याद रखिएगा, ये लेखक के नाम है जायसी, जायसी ने कलंक, कांच और कंचन आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों की कविता में अपनी अलग अलग विशेषता है। कवि ने इन शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त देने का कार्य किया है। कैसे कार्य किया है समझिए। बल्कि जिस प्रकार काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया फिर भी अपनी प्रभा से जग को आलोकित करने का काम करता है। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से चंद्रमा के ऊपर दाग हैं, धब्बे हैं, कभी कभी चंद्रमा जो काला दिखाई देता है, काला दिखाई देने के बावजूद भी चंद्रमा जो अपनी रोशनी बखेरता है वो काफी ज्यादा सुंदरमय और रोशनमान लगता है। उसकी प्रभा के आगे चंद्रमा का काला धब्बा ओझल हो जाता है। बोल रहे कि उसकी जो प्रभा है, उसकी जो झलक, उसकी झलक के आगे चंद्रमा के ऊपर जो काला धब्बा होता है वो छिप जाता है। ठीक उसी प्रकार गुनीज की कृतियों के सामने उनके एक आध दोस्त लोगों की नजर से उजड़ हो जाते हैं। बोले कि ठीक उसी प्रकार जो गुणी लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनकी शक्ति के सामने या उनके विद्वता के सामने उनकी छोटी मोटी जो दोष होती है या कोई गलतियां होती हैं वो लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। बड़े ये कंचन शब्द के प्रयोग करने के पीछे कवि की धारणा है कि जिस प्रकार शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत सोने का हो गया, ठीक उसी प्रकार सज्जनों की संगति से दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव बन जाता है। सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर आप ये दोहा याद होगा कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जा, ये वही वाला चीज है। कवि जयसी का कहना है कि संगत बहुत बड़ा असर डालता है। अगर कोई बुरा व्यक्ति किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रह रहा है, एक अच्छे लंबे समय से टाइम स्पेंड कर रहा है, तो धीरे धीरे वो अपनी आदतों से अलग हटेगा और एक अच्छा और सज्जन पुरुष बनने की चाहत रखेगा। तो संपर्क और संसर्ग में ही वह गुण निहित है, लेकिन पात्रता भी अनिवार्य है। उसके बाद बोले कि यहाँ भी कवि ने गुण कर्म की विशेषता का वर्णन किया है। कांच शब्द की अर्थकता भी कवि ने अपनी कविता में स्पष्ट करने की चेष्टा की है। बिना घड़िया में गलाए काज असली स्वर्ण रूप को नहीं आता। ठीक है, बिना घड़िया में मतलब हो रहा है कि जैसे जब तक आप सोने को नहीं गलेगा स्वर्ण असली रूप में नहीं आएगा। ठीक वैसे उसी प्रकार जब तक इंसान खुद को मेहनत के काबिल नहीं बनाता है वो सफल या एक नामचीन व्यक्ति नहीं बन सकता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार इस संसार में किसी मानव को बिना संघर्ष, तपस्या और त्याग से प्राप्त नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य कि एक अंक से अंधे होने पर भी जैसे की काव्य प्रतिभा कृतित्व के बल पर लोग जगत में सदैव आदर पात्र है। देखिए अब बार बार कहा जाता है ना कि चेहरे और शरीर के भाव रूप से आपको किसी को कोई मतलब नहीं होता। मतलब होता है आपके दिए गए व्यक्तित्व, आपके विचार और आपकी सोच। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। बोला कि पहले करबत में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। ठीक बोले कि महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ठीक अपनी क्रूरता और एक आंख से अंधे होने पर शोक प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपने काव्य प्रतिभा के बल पर लोकहित की बातें करते हैं। इनको पता था कि शरीर से या किसी शरीर के किसी अंग से ऐसा से समझ के क्रूप दिखाई देते हैं, लेकिन इन्होंने इस चीज को कभी ज्यादा अपना कमजोरी नहीं बने थे, बल्कि इन्होंने इसको हथियार बनाया और इसी के दम पे इन्होंने एक विश्व में
ख्याति प्राप्त की, एक महान कवि की ख्याति प्राप्त की। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि कवि का नेत्र नक्षत्रों के बीच चमकते शुक्र तारा की तरह है, जिसके काव्य का श्रवण कर रहे सभी जन मोहित हो जाते हैं। इसे हम कहने का मतलब जो कवि की जो एक आंख है वो शुक्र ग्रह की तारा की आप देखेंगे वो चमकते रहता है। उसी तरह से बोले कि जो सीखने की जो ललक होती है वो आपको इतना महान इंसान बना देती है, या संघर्ष जो आपको इतना महान इंसान बना देती है, उसके लिए आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। बोले कि जिस प्रकार अथवा गहराई और असीम आकार के कारण समुद्र की महत्ता है, चंद्रमा अपनी प्रभायुक्त आभा के लिए सुखदायी है, सुमेरु पर्वत शीघ्र त्रिशूल द्वारा आहत होकर स्वर्णिम रूप को ग्रहण कर लिया है। एक सिंपल सी बात बोले कि इसमें पूरी की पूरी संघर्ष दिखाया है कि कैसे नहीं तक समुद्र अपनी गहराई होने के बावजूद भी सबसे विशालतम है। ठीक है, सुमेरु पर्वत है जो त्रिशूल के द्वारा लगने के कारण स्वर्ण का हो जाता है, सोना का हो जाता है। चंद्रमा के अंदर दाग होने के बावजूद भी जब उसकी प्रभा निखरती है तो सब चीज छिप जाता है। बट एक आम भी दाग का रूप अगर सुवस्थित तो सुमधुर हो गया। घड़िया में तब तक कच्चा सोना भी चमकते सोने का रूप। घड़िया मतलब होता है कि नहीं होता है गलाकर, ठीक है, गलाकर जो कच्चा सोना था, जो सोने की जो पत्थर थी वो क्या हो जाती है, एक सोने के परत रूप में आ जाती है। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त है। देखिए हर लोग कहते हैं ना कि भाई हमको याद रखा जाए, हम ऐसा काम करें तो हमको ऐसा याद रखा जाए। तो देखिए समझिए, लेकिन कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी स्मृति के रक्षा तो जो इच्छा प्रकट की है उसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। कवि का कहना है कि मैंने जानबूझकर संगीतमय काव्य की रचना की ताकि इस प्रबंध के रूप में संसार में मेरी स्मृति बरकरार। एक संगीत के रूप में, क्योंकि लोग गुनगुनाएंगे, जब लोग गुनगुनाएंगे उस संगीत को तो उनको याद रहेगा अच्छा ये किस तरह लिखा गया, तो कवि जयसी के द्वारा लिखा गया था, इसमें मर्म क्या है, इसमें विचार क्या है, इसमें तर्क क्या दिया जाए, तो ये सभी चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। मतलब इस काव्य कृति में वर्णित प्रगाढ़ प्रेम चौथा नयनों के सुधार से सिंचित है, यानी कठिन विरह प्रदान कर रहा। नयनों के सुधार मतलब आंखों की आंसुओं से धारण की, आंसू दो स्थिति में, या तो प्रेम में आएगा या फिर एक विरह में आएगा। कि भाव स्पष्ट करे, जो लही अम्बी डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। ये आंसर आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि रीजन है, ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि अस्पष्ट लिखे। प्रस्तुत पंक्ति करबक से उद्धृत की गई है। इस कविता के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये आपको इतना लिखना ही पड़ेगा हर चीज में। लेकिन इस पंक्ति के द्वारा कवि ने अपने विचारों को प्रकट करने का काम किया। जिस प्रकार आम में नुकीली डाबे नहीं निकलते तब तक उसमें सुगंध नहीं आता, यानी आम में सुगंध आने के लिए डाब युक्त मंजरी का निकलना जरूरी है। डाब युक्त मंजरी मतलब सोचते हैं इसको हम लोग मोजर कहते हैं। बोले कि आम तब तक नहीं होगा जब तक मोजर नहीं होगा, और मोजर जब आते थे तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। बोले कि डाब के कारण, मतलब ये मोजर याद रखेगा, आम की खुशबू बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार गुण के बल पर व्यक्ति समाज में आदर पाने का हकदार बन जाता है, उसकी गुणवत्ता उसके व्यक्तित्व में निखार ला देते। वही उसी बोला है कि ठीक उसी प्रकार जिस तरह से अगर व्यक्ति के अंदर गुण आते हैं तो गुण उस व्यक्ति को निखार देता है। वो गुण उस व्यक्ति को इतना निखारता है कि वो व्यक्ति समाज में स्वर्णिम श्रेष्ठता प्राप्त करता है। बड़े इस इन पंक्तियों का दूसरा विशेष अर्थ है कि जब तक पुरुष में दोष नहीं होता तब तक उसमें गरिमा नहीं आने। दाग मंजरी आने से पहले आम के वृक्ष में नुकीले टोसे निकल आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, रक्त के लई का क्या अर्थ है। देखिए बड़े कविवर जैसी कहते हैं कि कवि मोहम्मद ने अर्थात मैंने यह काव्य रचना सुनाया। इस काव्य को जिसने भी सुना उसी को प्रेम का पीड़ा का अनुभव हुआ। कवि कहते हैं कि मैंने ये जितनी भी कविताएं गाई है या सुनाई है तो जितने लोगों ने सुना सबको प्रेम का पीड़ा अनुभव हुआ कि प्रेम में दुख क्या होता है। मैंने इस कथा को रक्त रूपी लई के द्वारा जोड़ा। देखिए लई क्या होता था, हम लोग भी अभी देखिए बच्चों में आटे वाल के गीला कर किसी चीज को चिपकाया जाता था, इसको लोग लई कहते थे। तो बोल रहा है कि जैसी बोल रहा है कि ये जो कविता है, ठीक है, या जो हमारी तरफ जो लिखी गई बातें हैं ये एक लई के रूप में, किसके लई के रूप में, रक्त रूप में, मतलब खून से खून को जोड़ने का। इसी गाढ़ी प्रांति को आंसुओं से भिगोए हैं। यही सोचकर मैंने इस ग्रंथ का निर्माण किया कि जगत में कदाचित मेरी यह निशानी शेष मौजूद रह जाएगी। बोल इंसान लोग क्या बोलते हैं कि इंसान चला जाता है उसकी छवि रह जाती है, तो वही हो जाता है कि जगत में कुछ ऐसा नाम करके जाए कि आपके जाने के बावजूद भी लोग आपके नाम की प्रेरणा ले, लोग आपके बारे में जाने समझे, ये चेष्टा करें। नेक्स्ट बात है बड़े कि मोहम्मद, इसको मोहम्मद करेगा, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सनवा। यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया, देखिए मोहम्मद यही कवि जोड़ी सनवा में जोड़ी शब्द का प्रयोग कवि ने रचकर अर्थ में किया था। मैंने यह काव्य रचकर सुना, मतलब मैंने ये पहले कविता लिखा, उसके बाद मैंने कविता यह लिखने के बाद लोगों को सुनाया है। कवि यह कहकर इस तथ्य को उजागर करना चाहता है कि मैंने रत्न सेन, पद्मावती आदि जैसे जिन पात्रों को लेकर अपने ग्रंथ की रचना की है उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था। कवि कहते हैं कि अधिकांश जिन जिन चीजों को मैंने अपनी पुस्तक में रखा है या मैंने अपनी इस रचना में रखा है
उनको अस्तित्व नहीं था, हमारे रची गई कविताओं के माध्यम से ही उनको एक समाज में विशेष योगदान मिला, ये लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। सब अपितु उनकी कहानी मात्र प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे करवा का भाव संदर्भ स्पष्ट है। बोले कि दूसरे करवा में कवि ने इस तथ्य को उजागर किया कि उसने रत्नसेन, पद्मावती आदि जिन पात्रों को लेकर अपने ग्रंथ की रचना की है उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था, अपितु उनकी कहानी मात्र प्रचलित है। मतलब अस्तित्व मतलब बोले उनकी कहानी सुनी जाती थी, लेकिन कुछ खास स्थान उनको नहीं दिया जाता था, कुछ खास जगह उनको प्राप्त नहीं था। बोले परंतु इस काव्य को जिसने भी सुना है उसी को प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। बोले परंतु हमारे द्वारा रचित जो थी उसमें जिसने भी उनको सुना उसको प्रेम हुआ। कवि ने इस कथा को रक्त रूपी लय के द्वारा जोड़ा और इसकी गाढ़ी प्रतियों को आश्वास से डूबाया। देखिए ये मेरे ख्याल से लग रहा है कि 7वां और 8वां दोनों का आंसर जो है सेम है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए, इसको छोड़ देते हैं। लास्ट प्रश्न पे आते हैं, व्याख्या करें। धनी सो पुरुष यश की ऋतु जासु, फूल मरे पर मरे न मासु। और जो प्रस्तुत पंक्ति जैसे लिखित करबा के द्वितीय भाग से उद्धृत की गई है। उपरोक्त पंक्ति में कवि का कहना है कि जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर का त्याग कर देता है किंतु उसकी सुगंधी धरती में परिव्यक्त बने। देखिए बोले कि जिस प्रकार जो फूल है, फूल जब डरनी से टूट भी जाता है तो भी फूल में सुगंध बनी रहती है। फूल का पीस दीजिएगा या तोड़ दीजिएगा तो उसकी छोटी भी टहनी निकलेगी, उसमें भी सुगंध बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धाम पर अवतरित होकर अपनी कृति पताका सदा के सभान में फहरा जाता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार जब महान व्यक्ति होता है तो महान व्यक्ति के साथ कुछ भी हो जाए वो अपनी महानता नहीं छोड़ता है, लोगों की सेवा नहीं छोड़ेगा, सेवार्थ भाव नहीं छोड़ेगा। तो ये उसकी महानता होती है कि जिस प्रकार पुष्प कुचले जाने के बावजूद भी सुगंधित होता है, उसी प्रकार एक सज्जन, एक महानतम इंसान दुनिया से चले जाने के बावजूद भी अपने विचारों से, अपने भावों से लोगों को या आने वाली पीढ़ियों को ओतप्रोत करता है। बल्कि पुष्प सुगंध सदृश यशस्वी लोगों की कृति विनष्ट नहीं होती, बल्कि युग युगांतर उनके लोग हितकारी भावना जन्म के कन में। वही बोले कि आप जितना बेहतर काम कीजिएगा तो आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी आपको बेहतर याद करेगी, वो भी आपसे बेहतर सीख लेंगी। तो ये रहा हमारे पास टोटल सवाल। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमने रिक्वेस्ट है कि कमेंट में आगे जरूर बताइए कि आपको आगे किस चैप्टर का नोट चाहिए, क्योंकि हमारी मंशा है कि हम लोग क्लास 12 का जितना भी हिंदी हो, हिंदी का हर एक चैप्टर को करते जाएंगे ताकि कहीं से एक भी सवाल छूटे ना और आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के एक नए सेशन के साथ, तब तक आप सभी का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।